A warm welcome to all of you to the wonderful session of 24 वानी बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के सेशन के अंदर। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट, सब बहुत बढ़िया होंगे और सब बहुत मजे में होंगे। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर को ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हमने हमारे प्रीवियस सेशन के अंदर हमने पढ़ा कि जो इम्यूनिटी है एक्चुअल में वो दो तरह की है। एक इन्नेट इम्यूनिटी जो हमें बाय बर्थ मिली है और वो नॉट स्पेसिफिक है, वो स्पेसिफिक नहीं है, सबको सेम ट्रीटमेंट देती है वो। दूसरी हमने बात की एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जो लाइफ टाइम में जब हमें पैथोजन मिला, उस पैथोजन के मिलने से जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी ने एक्वायर की, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को हमने देखा कि फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। तो मतलब चार बातें थी। फिजिकल में हमने देखा स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, फिजियोलॉजिकल के अंदर एचसीएल एंड लाइसोजाइम, सेलुलर बैरियर के अंदर हमने देखा न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेज एंड नेचुरल किलर सेल्स, एनके सेल्स जिनका हमने नाम कहा। एंड द फोर्थ कैटेगरी दैट इज साइटोकाइन बैरियर, जिसमें हमने कुछ स्पेशल प्रोटीन्स देखे। द प्रोटीन्स आर कॉल्ड इंटरफेरोन्स, ठीक है, जो कि एक वायरस इन्फेक्टेड सेल रिलीज कर रहा था और जो अनइन्फेक्टेड सेल्स थे उनको बचाने का काम कर रहा था। ये हमने देखा उस पर्टिकुलर केस के अंदर। नेक्स्ट वर्ड हमने बात की दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो बातें थी, एक सेल मेडिएटेड और एक ह्यूमरल। ह्यूमरल वाली फ्लूइड दे रहे थे, बी सेल्स रोल प्ले कर रहे थे, वहां पे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा था। सेल मेडिएटेड में सेल्स अपना रोल प्ले कर रहे थे और टी सेल्स अपना रोल प्ले कर रहे थे। टी सेल्स ग्राफ्ट रिजेक्शन में भी रोल प्ले करते हैं और इसीलिए सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन। और अगर हम बात करें ह्यूमरल इम्यूनिटी की तो उसका ग्राफ्ट रिजेक्शन में रोल नहीं था। तो लास्ट में कहानी यहाँ पर आई थी हमारी प्रीवियस सेशन के अंदर कि हमने जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स बनाई वहां पे बी सेल्स, प्लाज्मा बी सेल्स ने कुछ स्पेशल प्रोटीन्स बनाए थे। हमने उन प्रोटीन्स को कहा था एंटीबॉडीज। क्या कहा था हमने उन प्रोटीन्स को? एंटीबॉडीज। अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की तो एंटीबॉडीज आर प्रोटीन। एंटीबॉडी क्या है? एक तरह के प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन? आपको स्पेसिफिकली इस प्रोटीन का नाम याद रखना है, दैट इट इज अ गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। गामा ग्लोबुलिन। एंटीबॉडीज आर अ टाइप ऑफ गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। एंटीबॉडीज बनी होती है फ्रॉम 4 पेप्टाइड चेन। किससे बनी हुई है? 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बनी हुई है। दो हमारे पास यहां पे पेप्टाइड की बड़ी चेन होगी, ये दो चेन बनाई मैंने, ये बड़ी चेन है, और दो होती है हमारे पास यहां पे छोटी चेन। दो बड़ी चेन और दो छोटी चेन। और इस बड़ी और छोटी चेन के बीच में जो कनेक्शन होता है दैट इज बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच में? इनके बीच में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो दो सल्फर के बीच में बनता है। ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल, एक एंटीबॉडी का जो मैंने आपके सामने कार्टून ड्रॉ किया, एक्चुअली दिस कार्टून इज कंपोज्ड ऑफ 4 पेप्टाइड चेन। 4 पेप्टाइड चेन है, दो रेड कलर की बनाई है, दो ब्लैक कलर की बनाई है। दो स्मॉल है, इन्हें हम लाइट चेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो स्मॉल चेन है, इन दो स्मॉल चेन को आप बोलते हैं लाइट चेन। वी कॉल देम लाइट चेन। दो लार्ज है, दो बड़ी है, दो लॉन्गर है, टू लॉन्गर चेन।
और जो लॉन्गर चेन है इसे बोलते हैं हम हैवी चेन। तो लॉन्ग चेन दो है और स्मॉल चेन दो है। इसी वजह से इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को कहा जाता है, वी कॉल इट एज H2L2। हैवी चेन कितनी है? दो। और लाइट चेन कितनी है? दो। दो हैवी चेन है, दो लाइट चेन है, तभी बनाई H2L2। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर कि H2L2 का यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज मिलती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज एंड यू हैव टू लर्न सम ऑफ द नेम्स। अगर हम बात करें एंटीबॉडीज की तो IgA, इम्यूनोग्लोबिन ए, IgE, इम्यूनोग्लोबिन ई, IgM, इम्यूनोग्लोबिन एम, IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन जी, ग्लोबुलिन जी। ठीक है, तो IgA, IgE, IgM एंड IgG, ये चार मॉलिक्यूल्स आपको तो याद रखने ही रखने हैं। देखिए, अगर मैं आपको छोटी छोटी सी बात बता दूं इनके बारे में, तो थोड़ी थोड़ी बात आप इसके बारे में याद भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर IgA की बात करें तो ये हमारी बॉडी के सिक्रीशंस में मिलती है। इट इज फाउंड इन द कोलेस्ट्रम, मदर्स मिल्क। IgE, एलर्जिक रिस्पॉन्स में रोल प्ले करती है। IgM लार्जेस्ट ऑफ द इम्यूनोग्लोबिन्स है। IgG मोस्ट अबंडेंट है। IgG मोस्ट अबंडेंट है। तो आप इनके बारे में एक एक बात तो याद रख ही सकते हैं। IgG का नाम बता रहे, दो जी आ रहे हैं, दो जी ज्यादा जी, तो मोस्ट अबंडेंट है ये हमारे पास। IgM, एम एम से मोटा। ठीक है, तो सबसे लार्जेस्ट वाली, सबसे मोटे वाली, सबसे बड़े वाली IgM ही है। ई इटसेल्फ, ई से आप इंडिकेट कर सकते हैं, तो मतलब ये सब कुछ एलर्जिक रेस्पॉन्स से रिलेटेड है। एंड द ए, IgA हमारी बॉडी में सभी सिक्रीशन जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे वो कोलेस्ट्रम हो, वहां पे जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, दे आर IgA एंटीबॉडीज। कोलेस्ट्रम इज द मदर्स मिल्क, फर्स्ट मिल्क को कहा जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। हम एंटीबॉडीज के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। आई थिंक नोट हो गया होगा, है ना? चलिए, अब बात करते हैं हम फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अगर हम फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज की बात करें तो वेरी फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, दैट इज agglutination। पहला का फंक्शन क्या इसका? एग्लूटिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है, हमारे पास बैक्टीरिया है, एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। एंटीबॉडीज आकर क्या करती हैं? इन बैक्टीरिया को इस तरीके से पकड़ लेती है, इनका क्लम्पिंग करवा देती है, इनको एक साथ पकड़कर इनके क्लम्प बना देती है। और इस क्लम्प बनने के प्रोसेस का नाम ही आग्लूटिनेशन है। हम इसको सिंपल सरल भाषा में कह सकते हैं, इट इज इमोबलाइजिंग द बैक्टीरिया इन दिस प्रोसेस ऑफ आग्लूटिनेशन। ठीक है, इमोबलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया
immobilization of बैक्टीरिया, agglutination। सेकेंड फंक्शन अगर हम बात करें एंटीबॉडीज के फंक्शन में से, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। सेकेंड फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन का बेसिक सा मतलब ये है टू अट्रैक्ट मैक्रोफेज। अब देखो इसने तो पकड़ लिया एंटीबॉडी ने, बट एंटीबॉडी अब इसको एनगल्फ तो नहीं कर सकती, खत्म तो नहीं कर सकती। अब इस ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं, ठीक है, ये कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करता है। किसको अट्रैक्ट करता है? मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करता है, और मैक्रोफेज आकर इन पर अटैक करेगा और इन बैक्टीरिया को कंज्यूम कर लेगा, इनको खा लेगा। तो अपसोनाइजेशन का मतलब है अट्रैक्शन ऑफ मैक्रोफेज। Attraction of macrophage, agglutination, immobilization of bacteria, opsonization, attraction of macrophage, and the third is neutralization। थर्ड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया ने यहाँ पे कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए होंगे, बैक्टीरिया ने कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए होंगे, उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करना। टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए उनको न्यूट्रलाइज करना। टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन produced by bacteria or pathogen, whatever the pathogen is. So to neutralize the toxins which are produced by bacteria। ये हो गया हमारे पास एंटीबॉडीज का काम खत्म। तो हमने एंटीबॉडी देखा, हमने कहा कि जो एंटीबॉडी है वो कुछ नहीं है, एक तरह का प्रोटीन है। आपने उस प्रोटीन का नाम याद रखना है। द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोटीन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन, मोर अप्रोप्रिएटली गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। 4 पेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ है, 2 लाइट है, 2 हैवी है। लाइट वाली छोटी है, रेड कलर से बनाई, ब्लैक वाली बड़ी है, ब्लैक कलर से बनाई। H2L2 इसीलिए हमने इसको बोला, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज होती है, जैसे कि IgA, IgE, IgM एंड IgG। IgA कोलेस्ट्रॉल में मिलती है, बॉडी की सिक्रीशंस में मिलती है। IG एलर्जिक रिस्पॉन्स में रोल प्ले करती है। जो लार्जेस्ट है इन साइज, लार्जेस्ट इन साइज IgM है। IgG मोस्ट अबंडेंट है। IgG की अगर मैं आपको एक और बात बताऊं तो इट इज द पर्टिकुलर वी कैन से दैट एंटीबॉडी व्हिच कैन क्रॉस प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर सकती है, कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये प्लेसेंटा का भी क्रॉस कर सकती है। फंक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज की बात करें तो फंक्शंस में अग्लूटिनेशन, अग्लूटिनेशन का मतलब क्लंपिंग ऑफ बैक्टीरिया या फिर इमोबिलाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया। ऑप्सोनाइजेशन, मैक्रोफेज को अट्रैक्ट करना ताकि मैक्रोफेज आकर उस बैक्टीरिया को कंज्यूम कर ले। एंड न्यूट्रलाइजेशन, दैट टू न्यूट्रलाइज द टॉक्सिन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। चलते हैं आगे की तरफ, नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। देखिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की एंड अबाउट द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, व्हाट दे आर एक्चुअली। कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, ठीक है। नोट हो गया होगा सबका बहुत अच्छे से। देखिए जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर फर्स्ट टाइम, ठीक है, कोई पैथोजन ने अटैक किया,
उस टाइम पे पैथोजन अपने अंदर इम्यूनिटी डेवलप करने की कोशिश करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर पैथोजन, या नहीं करेगा? अब जो वो डेवलप करेगा फर्स्ट टाइम पैथोजन के अटैक पे, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। उसको क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, ये तब जनरेट होता है जब पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक करता है होस्ट के ऊपर। व्हेन पैथोजन pathogen attacks the host for first time, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये वाला उसके बाद कभी भी अटैक कर रहा है एक बार हो जाने के बाद में। सो व्हेन पैथोजन अटैक्स द होस्ट सेकेंड टाइम, attacks the host सेकेंड टाइम, तो फर्स्ट टाइम अटैक करता है तो उसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो उसके बाद में कभी भी अटैक करता है। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे जनरेट होता है और वो थोड़ा कमजोर होता है, इट इज स्लो एंड द रिस्पॉन्स इज वीक। रिस्पॉन्स कैसा होता है? वीक होता है। लेकिन अगर हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की बात करें तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो फटाफट से होगा, क्योंकि पहले से मेमोरी बी सेल्स, मेमोरी टी सेल्स बन चुके हैं। तो दिस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स इज फास्ट एंड इट इज स्ट्रॉन्ग। फास्ट भी होगा, ये स्ट्रॉन्ग भी होगा ड्यू टू मेमोरी बी सेल्स, ड्यू टू memory B and T cells। मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स की वजह से फास्ट होगा और ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो दो तरह के इम्यून रिस्पॉन्स मैंने आपको बताया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी फर्स्ट टाइम पैथोजन का अटैक, सेकेंडरी सेकेंड टाइम या उसके बाद में कभी भी। ये स्लो होता है क्योंकि धीरे धीरे जनरेट होता है, वीक होता है। अब इस रिस्पॉन्स ने मेमोरी बी सेल टी सेल बना दी है, तो दोबारा जब अटैक करेगा तो ये फास्ट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उसमें मेमोरी सेल्स है उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए पहले से ही। ठीक है, सो दिस इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। मेक ए नोट ऑफ इट, फटाफट से इसको नोट कीजिए। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। कि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, we can divide immunity into two: active immunity passive immunity। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अगर हम बात करें एक्टिव इम्यूनिटी की, तो एक्टिव इम्यूनिटी होती है
मान लो एक इंडिविजुअल है, उस इंडिविजुअल को एक्सपोज किया गया पैथोजन के साथ। व्हेन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म होस्ट इज एक्सपोज टू पैथोजेंस, तो उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्फ इम्यूनिटी को जनरेट करती है, बॉडी में पैथोजन घुसा, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जनरेट हुई, खुद की बॉडी ने जनरेट की, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। सो व्हेन होस्ट इज एक्सपोज्ड टू पैथोजन, when host is exposed to पैथोजन, होस्ट को जब किससे एक्सपोज किया गया, पैथोजन से एक्सपोज किया गया, ठीक है, एक होस्ट को पैथोजन से एक्सपोज किया गया, देन immunity is generated by body itself। बॉडी के अंदर इम्यूनिटी खुद से जनरेट हुई, ठीक है, एंड दैट पर्टिकुलर इम्यूनिटी इज कॉल्ड द एक्टिव इम्यूनिटी। उस इम्यूनिटी को हम क्या बोल देते हैं, उस इम्यूनिटी को बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मतलब इसके एग्जांपल में अगर आपको लिखना पड़े तो आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल दैट पर्टिकुलर इम्यूनिटी generated against किसके अगेंस्ट हमने इम्यूनिटी को जनरेट करवाया, इम्यूनिटी दैट इज जनरेटेड अगेंस्ट चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के लिए जब बॉडी के अंदर चिकन पॉक्स वायरस एंटर किया, हमें चिकन पॉक्स हुआ, हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी जनरेट की, दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी। बट अगर हम बात करें पैसिव इम्यूनिटी की, तो इस केस में बॉडी इम्यूनिटी नहीं जनरेट करती है। रेडीमेड एंटीबॉडीज आर injected or provided or given to the patient, ठीक है, against the foreign agents, against the foreign agencies, कुछ भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। so they are the ready-made antibodies, ready-made antibodies given to the individual। बॉडी में इम्यूनिटी खुद ने नहीं जनरेट की, रेडीमेड एंटीबॉडीज दी गई, ठीक है, एंड दे प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल and they protect the individual from foreign agent, foreign infection, foreign agent। तो अगर रेडीमेड इम्यूनिटी दी जाए किसी इंडिविजुअल को उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है हमारे पास कोलेस्ट्रम, मदर्स मिल्क, और इसमें कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, IgA, इंपॉर्टेंट है IgA, ठीक है। तो जब एक बॉडी ने खुद ने इम्यूनिटी जनरेट की, दैट इज एक्टिव, बाहर से रेडीमेड दी, दैट इज पैसिव, ठीक है। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, फटाफट से नोट कीजिए। सो लेट मी समराइज द टुडे सेशन। मैं यही समराइज करता हूं आज के सेशन को। तो आज हमने एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में देखा। हमने कहा एंटीबॉडी कुछ स्पेशल प्रोटीन्स हैं जिसमें 4 पेप्टाइड हैं। कौन से प्रोटीन, गामा ग्लोबुलिन, 2 छोटी चेन 2 बड़ी चेन, दैट्स वाई H2L2। अलग अलग तरह की एंटीबॉडीज की बात की, IgA, IgM, IgE एंड IgG। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जब पैथोजन फर्स्ट टाइम अटैक करता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जब सेकेंड टाइम अटैक करता है।
प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होता है, वीक होता है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स स्ट्रांग होता है, फास्ट होता है, फटाफट से रिस्पॉन्स आता है। एक्टिव इम्यूनिटी जब पैथोजन होस्ट खुद पैथोजन के कॉन्टेक्ट में आता है, और पैसिव इम्यूनिटी जब इंडिविजुअल को रेडीमेड इम्यूनिटी दी जाती है, ठीक है। दैट इज एग्जांपल इज कोलेस्ट्रॉल। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।